समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर, दूसरा है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक और चौथा है अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो चलिए अपना आंसर कमेंट करके लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग जल्दी से लिखिएगा अपना आंसर। और वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, जरा सब लोग कमेंट को नीचे करके एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। देखिए इसने आपसे पूछा है कि कोलबर्ग का कौन सा स्तर ऐसा है जिस पर नैतिक समझ बच्चे की सजा, इनाम और प्राधिकारियों की शक्ति पर निर्भर करेगी। यानी कि बच्चा जितने भी नैतिक काम करेगा, 6 चरण है ना, 6 चरण है आपके कोलबर्ग के सिद्धांत में, 6 चरण है और 3 अवस्थाएं हैं, है ना। इतना तो आप सबको पता है। तो 6 चरणों में से अलग अलग विशेषता है सब हर चरण की। तो इसमें कह रहा है कि बच्चे का जो नैतिक विकास है या बच्चे की जो समझ है या बच्चा जो नैतिक कार्य करेगा वो किसकी वजह से करेगा? सजा से बचने के लिए या फिर इनाम पाने के लिए, यानी लालच में करेगा। प्राधिकारियों की शक्ति का मतलब है आज्ञा पालन, यानी जो उसके माता पिता हैं वो प्राधिकारी है, उनकी बात उसको माननी ही पड़ेगी, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। टीचर की बात उसको माननी ही पड़ेगी, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। तो ये कौन से चरण की विशेषता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? ये विशेषता दिखाई दे रही है आपकी दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। कौन सा? दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। और ये होता कौन सा चरण है भाई? नंबर पे, पहले ही नंबर पे पहला ही चरण आपका दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास होता है। दूसरा चरण होता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो इसमें जो इनाम वाली बात की गई है, तो इनाम वाली विशेषता आती है आपके दूसरे चरण में, जिसका नाम होता है यांत्रिक उद्देश्य, है ना, यांत्रिक सापेक्षिक उद्देश्य। तो इसमें बच्चा लालच वाले चरण में रहता है कि उसको कुछ काम करने के लिए बदले कुछ चाहिए होता है। तो ये दोनों ही चरण पहली अवस्था में आते हैं, क्योंकि 3 अवस्थाएं और 6 चरण, यानी हर अवस्था में 2 चरण आते हैं। तो ये दोनों दोनों चरण जो है पहली अवस्था में आ जाते हैं, और पहली अवस्था होती है पूर्व पारंपरिक स्तर। ये होती है पहली अवस्था। फिर आती है पारंपरिक वाली दूसरी अवस्था, फिर आती है उत्तर पारंपरिक तीसरी अवस्था। अमूर्त तो होती ही नहीं है, केवल 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ आपका आंसर राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पूर्व पारंपरिक। समझ गए बात? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी मुझे गारंटी बैच लेना है, आपने ऑफर निकाला था, मैं कारणवश नहीं ले पाई हूँ, प्लीज बताइए, मुझे बैच लेना है, जितेंद्र। तो भाई ऐप से जाके ले लो अभी। अभी जो ऑफर चल रहा है आपका रात के 12 बजे तक चल रहा है। आज 7 तारीख है, 7 तारीख लास्ट थी ऑफर की, तो रात के 12 बजे तक अभी ऑफर है। कल से ऑफर नहीं मिलेगा आपको, तो जिसको भी लेना है आज रात जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बात करें संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को खालिस्तान ने अपने प्रस्तावित किया। तो खालिस्तान में क्या आएगा ये आपको बताना है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक में, या लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी, जीन प्याजे व्यवहारवादी, जीन प्याजे सामाजिक सांस्कृतिक। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिए अपना आंसर फटाफट से। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक संसाधन को महत्व किसने दिया है? तो भाषा को जो महत्व दिया है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। जीन प्याजे ने भाषा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास को अगर कहते भी हैं तो वो कहते हैं बच्चा समाज के साथ या अपनी दुनिया के साथ लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, यानी जब तक बच्चा अनुभव नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। खोज और निर्माण का सिद्धांत इनके अंदर आता है। तो यहाँ जो बात हो रही है भाषा की हो रही है। भाषा को सर्वोपरि मानते नहीं है जीन प्याजे। भाषा को जो महत्व देते हैं वो वाइगोत्स्की देते हैं। पहले भाषा विकास हो जाएगा, उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये कौन से सिद्धांत में कहेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में, क्योंकि व्यवहारवादी ये है ही नहीं। लेव वाइगोत्स्की रचनावादी हैं। कैसे हैं? रचनावादी हैं, व्यवहारवादी नहीं है। और इनके सिद्धांत का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। जी तो अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे
पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति और स्मरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरणों से गुजरते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनमें वे चीज शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम है। और फोर्थ है जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर आप। जी, ऐसे एकेडमी आप हैं सर, प्लीज बताइए जितेंद्र। हाँ जी, हम ही हैं। वैसे हमारी पूरा नाम जो है वो एस ए टीचर एकेडमी है, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट में एस ए एकेडमी बोल देते हैं। एस ए एकेडमी हम ही है, बताइए। सर ये लिखना जरूरी है क्या? ना ना ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ये तो आपको मैं वैसे पीडीएफ दे दूंगा इसकी। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, और अगर लिखना है तो सिर्फ की पॉइंट लिखो। जैसे कि यहाँ पे कि भाई स्मरण का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बौद्धिक क्षमता का मतलब क्या होता है, ये लिखो। कि शब्दावली जो आ रही है, जो नए शब्द हैं उसका मीनिंग मैं बताऊंगा आपको, वो लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न आप लिखने बैठ जाएं, इतना तो उसमें बहुत समय लग जाएगा आपका, है ना। देखो लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, बच्चे पुनरावृत्ति और स्मरण के द्वारा सीखेंगे, बिल्कुल गलत बात। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना उस चीज को। तो बार बार दोहराना या फिर याद करना निगेटिव होता है, क्योंकि इससे सार्थक अधिगम नहीं होता। संज्ञानात्मक विकास के 8 चरण बताए हैं इन्होंने, इन्होंने कोई चरण नहीं बताए। संज्ञानात्मक विकास के चरण जो बताए हैं वो जीन प्याजे ने बताए हैं, वो भी 4 बताए हैं, 8 नहीं। इन्होंने बोला लेवाइगोत्स्की ने कि बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं ऐसी होती है जो वो अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े की मदद से कर सकता है। तो ये आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि दूसरों के समर्थन से जो काम करता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाड़। दूसरों की यानी बड़ों की जो मदद होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन सही होगा। जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होगा, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो बौद्धिक क्षमता के बारे में ले वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया ही नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि बौद्धिक क्षमता निश्चित नहीं होती है जन्म के समय, उसको प्रशिक्षण के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा नई नई चीजें सीख करके बढ़ाया जा सकता है, तो निश्चित नहीं होती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर आप इफ्तार करते हो या नहीं? कर लिया हमने। हमारे यहाँ 6:26 पे इफ्तार हो गया था, तो इतने में हो जाती है सारी चीजें। देखो फिर प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। दूसरा है बारंबार अभ्यास एवं रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। तीसरा है सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। और फोर्थ है आपका सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर आप। मुझे भी सीटेट क्लियर करना है, तानिया। बिल्कुल 100% होगा भाई। जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं वो सीटेट पास करने ही आ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है सभी को सीटेट पास कराना, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सीटेट पास होगा आपका सबका। नोट्स में प्रिंट ऑप्शन नहीं है? नहीं भाई, प्रिंट ऑप्शन नहीं है। आपको जो है पीडीएफ में ही पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ में ही आपको नोट्स मिलेंगे। देखो इसने बोला प्रगतिशील कक्षा में टीचर क्या करेगा, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करेगा। यस, यही तो हमारी शिक्षा का आधार है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। लर्निंग बाय डूइंग तो हमारी शिक्षा का आधार है, तो इसी को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव रहता है और सारा ज्ञान बच्चा खुद से करके सीखता है। यानी अगर हमें ये बताना है कि एक बीज से पौधा कैसे बनता है, तो हम किताब में ना पढ़ा के, उसको फोटो ना दिखा के, हम कहते हैं बच्चे से एक गमला लेके आओ, उसमें थोड़ी मिट्टी भरो, पानी डालो और उसमें भी बीज डाल दो। अब इसको रोज देखना है तुम्हें कि इसमें से पौधा निकलता है नहीं। तो बच्चा उसको डेली ऑब्जर्व करेगा, बच्चा देखेगा अब इसमें से अंकुरन निकल रहा है, फिर उसमें से एक पत्ती निकल के आती है, फिर 2 पत्तियां, फिर 4, फिर 5, फिर धीरे धीरे वो बड़ा पौधा बन जाता है। बच्चे ने जब खुद उस काम को किया, अब वो मरते दम तक उसको नहीं भूलेगा। वो ज्ञान जो बच्चे का रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर किताब में पढ़ा देते आप तो उसको नहीं पता चलता कैसे निकलता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर बात आती है लर्निंग बाय डूइंग की, ठीक है। अब दूसरी बात, रटना गलत बात होती है। अधिगम परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होगा, अधिगम जो है वो अवधारणा पर यानी समझ पर केंद्रित होना चाहिए। सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं आप, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, बच्चों को आपस में लड़वाना, तो कंपटीशन को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर किसी जानकारी के लिए किस नंबर पर कॉल करें? नंबर तो मैंने कल भी बताए थे आपको। इस पे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये 3 नंबर है, एक जैसे ही हैं, बस इसमें लास्ट में एक के 6 है, एक के 7 है, बस। बाकी सब बराबर हैं, तीनों के तीनों नंबर एक जैसे ही हैं, किसी पे भी कॉल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं? संगीतमय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास में, तानिया घोष। चलिए स्वागत है आपका, अच्छी बात है। हम्म। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे अपना आंसर। अभी आपने वीडियो लाइक नहीं की है सब लोगों ने, एक बार वीडियो लाइक कर दो भाई जरा। सब लोग एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक कर दो। देखो इसने बोला खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल, यानी खुद के बारे में बात हो रही है। देखो भावनाओं की बात आ गई है, इमोशंस की बात आ गई है, तो ये तो आपको पता है कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें इसने कंफ्यूज भी नहीं किया आपको। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको। दो प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं पर्सनल वाले, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। तो जो इंट्रा होता है, इंट्रा वाला वो होता है खुद के लिए, है ना। लेकिन अगर इंटर की जगह हो जाता है ये इंटरपर्सनल, हालांकि इसने ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन कई बार देगा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, दोनों। तो जब आता है इंटरपर्सनल तो वो होता है दूसरों की भावनाओं के लिए। यहाँ आप अपनी भावनाओं को पहचान पा रहे हैं, यहाँ आप दूसरे की भावनाओं को पहचान पाते हैं जब हो जाता है इंटरपर्सनल। तो इसको भी याद रख लेना, है ना। क्योंकि दोनों ऑप्शन अगर एक साथ उसने दे दिए तो तब आज को आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। आगे आते हैं। सर फुल कंटेंट के नोट्स मिल सकते हैं क्या प्रीति कुमारी? 100% फुल कंटेंट के ही नोट्स मिलते हैं आपको, ऐप से जाके आप ले सकते हैं। सारे टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट आपको। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरा है भाषा एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तीसरा है भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। फोर्थ है आपका भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। तो बताएंगे आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखिए सब लोग अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो फटाफट से। देखिए इसने बोला ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास में आपस में कोई संबंध नहीं है, ये बात तो गलत हो जाएगी। क्योंकि वाइगोत्स्की का कहना ये है कि भाषा विकास पहले हो जाता है, उसके बाद भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करती है। अब उस हिसाब से देखेंगे आप, भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भी नहीं हो सकते। स्वतंत्र का मतलब हो गया कि अलग हैं। भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में आवश्यक है। ये आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि इसने बोला है कि भाषा पहले आ जाएगी और भाषा उन अनुभवों को आगे बढ़ा रही है। सुसाधित मतलब आगे, यानी भाषा मदद कर रही है किस चीज में? संज्ञानात्मक विकास को प्राप्त करने में मदद कर रही है आपकी भाषा। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होगा, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि भाषा का विकास पश्चात नहीं बल्कि पहले हो जाएगा वाइगोत्स्की के हिसाब से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न। अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। दूसरा है विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रिया को समझना। तीसरा है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लिखेंगे अपना आंसर। चलिए फटाफट से लिखते रहेंगे अपना आंसर। हाँ जी।
देखिए, इसने बोला है आपसे कि अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो आकलन अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों को वर्गीकृत करना तो आपका उद्देश्य होगा नहीं कि बच्चों को इसलिए आकलन कर रहे हो कि बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर दें आप, क्योंकि फिर अगर डिवाइड कर दिया तो समावेशी शिक्षा खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रिया को समझना हो सकता है, ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। जब आप आकलन करते हैं तो आपको ये पता चलता है बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, बच्चे को क्या चीज़ आती है और क्या नहीं आती है। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का भी पता लग जाता है आपको कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और कितना अब आगे उसको सिखाना है। तो ये दो उद्देश्य हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड, यानी कि आपका आंसर जो राइट होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पहला नहीं होगा, है ना, पहला निगेटिव है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं किसका उदाहरण है। जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर भूमिका में लचीलापन। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखिए अपना आंसर। जी, फटाफट लिख दो जल्दी जल्दी अपना आंसर। देखो, इसने बोला है ये कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कियां लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती, लड़कियां बेवकूफ होती हैं, यही मतलब हुआ इसका तो। और लड़कियां आज्ञाकारी हैं तो मतलब लड़के जो हैं वो हो गए आक्रामक हो गए, या बिल्कुल जो है आवारा हो गए। ऐसा कहना रूढ़िवादिता है, ऐसा कहना भेदभाव है। किसी भी गुण को या किसी विशेषता को आप किसी जेंडर के साथ लिंक नहीं कर सकते। लड़कों में ही कुछ आज्ञाकारी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। लड़कियों में भी कुछ इंटेलिजेंट होती है, कुछ नहीं भी होती हैं। तो सभी तरह के इंडिविजुअल डिफरेंस तो सब में आ जाएगा, लेकिन किसी एक जेंडर को सेपरेट कर देना ये आपका भेदभाव है। तो ये रूढ़िवादिता कहलाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। और रूढ़िवादिता वाला चैप्टर मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, गारंटी बैच में, है ना। तो आई थिंक आपको सबको याद होगा, कल की नई नई ताजी ताजी अभी तो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। केवल मात्रात्मक, या फिर व्यापक या मानकीकृत, या फिर योगात्मक, केवल योगात्मक। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। लिखेंगे अपना आंसर। चलिए फटाफट से सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर लचीलापन क्या होता है। लचीलापन होता है भाई जिसमें बदलाव किया जा सके। जैसे इस तरह से समझो आप कि जैसे ये पेन है, तो क्या ये लचीला है। मैं इसको मोड़ सकता हूँ, नहीं मोड़ सकते। अगर कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसकी जगह जो आटा होता है, गीला आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उसको अगर मैंने ऐसे ऐसे करके उसको लंबा कर लिया ऐसे, तो उसको वो लचीला रहेगा, हाँ। उसको मैं ऐसे मोड़ूंगा ऐसे मुड़ जाएगा, उसको ऐसे करूंगा ऐसे, गोल करूंगा गोल हो जाएगा, लंबा करूंगा लंबा हो जाएगा। तो वो मुलायम है, सॉफ्ट चीज लचीली होती है ना। यानी ऐसी चीज जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो लचीली होती है। तो इस एजुकेशन में लचीलेपन का मतलब ये होता है कि जहां पर जरूरत पड़े बच्चे के अनुसार बदलाव किया जा सके। अगर बच्चा जो है, मान लो दृष्टिबाधित बच्चा है, अब आप जो है बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते थे, अब आपने देखा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बच्चे का एडमिशन हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टीचिंग मेथड में बदलाव करना पड़ेगा। अब आपको लिखने के साथ साथ बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा आपके बोर्ड को नहीं देख पा रहा, उसको आवाज ही आ सकती है आपकी। तो आपको अपने टीचिंग मेथड में लचीलापन लाना पड़ जाता है, यानी बदलाव लाना पड़ जाता है। तो लचीलेपन का मतलब ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें बदलाव हो सके। समझ में आ गया आप आपको। यस और नो। इशरत जहां, हाँ इशरत जहां जिन्होंने गारंटी बैच लिया है, उनका कल आज रात को चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 24 घंटे का समय लगता है चालू होने में क्लास। जिन्होंने 4 तारीख में लिया था उनका सबका चालू हो चुका है, जिन्होंने 5 में लिया था उनका आज हो जाएगा। तो 24 48 घंटे प्रोसेसिंग में लग जाते हैं आपका बैच चालू होने में, अगर आप बाहर से लेते हैं तब। अगर आप सीधे ऐप से लेते हैं तो हैंड टू हैंड चालू हो जाता है बैच। लेकिन आप जैसे अकाउंट में पैसे आप पेमेंट करके तब एडमिशन लेते हैं, तो उसमें ऐड करने में प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो आज रात तक आपका सबका चालू हो जाएगा। आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। आकलन जो है वो केवल मात्रात्मक होना चाहिए। तो केवल मात्रात्मक का मतलब ये हुआ कि जिसको नंबरिंग में नोट किया जा सके। जैसे 100 में से कितने नंबर आए भाई आपके, भाई मेरे 40 नंबर आए।
तो क्या हर चीज को नंबर दे सकते हो? गणित में बच्चे के कितने नंबर आए दे सकते हो, हिंदी में कितने आए दे सकते हो नंबर। बच्चे का भाषा विकास कैसा है उसके नंबर कैसे दोगे? बच्चे का सामाजिक विकास कैसा है उसके नंबर कैसे दोगे? बच्चा नैतिकता दिखाता है क्लास में, एक दूसरे की मदद करता है, उसको कैसे नंबर दोगे? क्या ये नंबर वाली चीज हो गई? नहीं। तो केवल मात्रात्मक नहीं हो सकता, आकलन मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए अगर होगा तो, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि व्यापक होना चाहिए आपका आकलन। व्यापक, व्यापक में सारे क्षेत्र आ जाते हैं। व्यापक का मतलब ही होता है बड़ा। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, अकेडमिक भी और नॉन अकेडमिक भी। अकेडमिक में सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, बच्चे के कितने नंबर आए। नॉन एकेडमिक में आता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का भाषा विकास कैसा है, बच्चा एक दूसरे के साथ कैसे सहभागिता निभाता है, वो सारी चीजें नॉन एकेडमिक में आती है। तो व्यापक में सारे आकलन आ जाते हैं। मानकीकृत का मतलब होता है कि एक ही तरीके से सारे बच्चों का आकलन कर देना। तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है ना बच्चों में, बच्चों का स्तर अलग है, बच्चों की विशेषता अलग है, तो मानकीकृत आकलन नहीं चलेगा। केवल योगात्मक का मतलब होता है जो केवल साल के अंत में होता है, वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सुधार का, बस उसको या तो पास करो या फेल करो, एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए हम आकलन योगात्मक को नहीं मानते, हम मानते हैं रचनात्मक को, जो पूरे साल भर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है आपका। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे आएंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, दूसरा है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है धीमी गति से सीखने वालों की पहचान और नामीकरण के लिए, और डी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर। पेपर वन वाले एसएसटी नहीं ना देंगे, हाँ। पेपर वन वालों का एसएसटी नहीं होता, सेकंड वालों का होता है। ठीक है, यू आर ग्रेट सर जी, विकास सिंह, थैंक यू जी। यार 600 बच्चे लाइव आ रहे हैं और अभी 500 लाइक भी नहीं हुए, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, देखो, है ना। कम से कम लाइक तो कर दिया करो, मैंने कल भी कहा था, क्लास में आते ही लाइक कर दिया करो। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए ही मोटिवेशन की वजह से ही मैं पढ़ाने आ जाता हूँ, आपको पता है मैं रोजे से रहता हूँ पूरे दिन। सुबह सवेरे से लेके अब तक पानी तक नहीं पिया, मतलब अब पिया है लास्ट में आके 6:30 बजे, है ना। पानी तक नहीं पिया, और तब भी मैं आके 13 घंटे बाद, 13 घंटे बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद आके सीधे सिर्फ पानी पिया और थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा के, और आपके सामने खड़ा हो गया पढ़ाने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? मोटिवेशन से। मोटिवेशन आप दे नहीं रहे हो, मतलब आप मेरा सहभागिता नहीं निभाते हो यार। मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ी सी तो सहभागिता निभाया करो ना मेरी, है ना। इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया क्लास आपको दे रहा हूँ मैं, ऐसी कंडीशंस में भी, तब भी आप लाइक नहीं करते हो। देखो, बच्चों का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। तुलना तो हम कभी नहीं करेंगे बच्चों की। बच्चों की तुलना करना सबसे बेकार काम होता है। जैसे बच्चों से कहें, ये देख कितना बढ़िया कर रहा है, तेरे बस की बात नहीं है, वो देख गणित में सवाल सॉल्व, तुझसे कुछ नहीं होगा। तो वो बच्चों को आप डिमोटिवेट कर रहे हो, वो कभी नहीं करना आप। प्रतिस्पर्धा सेम चीज है कि बच्चों को कंपटीशन में ला रहे हो, ये भी निगेटिव रहता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करके नामीकरण कर देंगे उसका, यानी उन पर लेबल लगा दिया कि ये बुद्धू बच्चे हैं, इनको अलग बिठाओ, तो ये भी गलत बात है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए आकलन किया जाता है। आकलन का मेन उद्देश्य होता है कि जो बच्चे को अभी आता है उसमें कैसे सुधार करेंगे, अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में कैसे सुधार करेंगे, अधिगम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आकलन होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। आप बहुत हैंडसम है सर, शिवानी भगत, अच्छा। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, दूसरा है सीखने की कमियों के रूप में देखने पर, सीखने में कमियों के रूप में देखने पर, तीसरा है शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर संज्ञानात्मक कौशल के आकलन पर, और फोर्थ है प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के समान मानदंड निर्धारित करने पर। तो बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर।
हाँ जी, लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर। सर हैंडसम बॉय हैं, अच्छा जी। हैंडसम बॉय। चलो अच्छी बात है। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जून में होगा और सीटेट जुलाई में। हाँ तो दिन में टाइम नहीं मिलता, क्या करें? तो रात में पढ़ो, दिन में नहीं मिलता तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना? थोड़ा दो तो तीन तीन घंटे तो पढ़ो कम से कम। हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप अभी पढ़ना शुरू तो करो। अभी अच्छा खासा टाइम है, 4 महीने हैं अभी सीटेट में। तो अगर तीन तीन घंटे डेली पढ़ोगे तो आराम से सीटेट हो जाएगा। देखो, इसने बोला है आपसे समावेशी शिक्षा किस पे बल देगी? प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। यानी हर बच्चे की क्षमता हमें बढ़ानी है। इसको क्या कहते हैं बताओ? प्रत्येक बच्चे को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया, बताओ किस किस को पता है? जल्दी बताओ। प्रत्येक बच्चे को उसकी अधिकतम अधिकतम क्षमता तक पहुंचा देना, इसको हम क्या, किस शब्द से जानते हैं? बताओ किसको पता है? पहले कई बार बताया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। सर मैं गारंटी बैच लेने का प्रयास किया था, लेकिन पैसे की वजह से नहीं ले पाया था। अब लेने के लिए मैं चाह रहा हूँ। अंजुम अंसारी। हाँ तो ले लो ऐप पे जाके, आज वैसे भी लास्ट ऑफर है। आज रात के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं पता? मैं बता देता हूँ, चलो। समता कहते हैं, क्या कहते हैं? समता कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, ठीक है? इक्विटी कहते हैं प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता को तक पहुंचाना। कमियों के रूप में तो हम देखते नहीं है लर्निंग को। दूसरी बात, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर उसके संज्ञानात्मक कौशल का आकलन नहीं कर सकते आप। कि किसी बच्चे के 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो वो बुद्धू, और किसी के 100 में से 60 आ गए तो वो इंटेलिजेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। बुद्धिलब्धि या संज्ञानात्मक कौशल विभिन्न प्रकार के होते हैं। हो सकता है उसका पढ़ाई में दिमाग ना चलता हो, लेकिन हो सकता है वो बाइक सुधारने में इतना इंटेलिजेंट हो कि इंजीनियर भी उसके सामने फेल हो जाए, तो संज्ञानात्मक विकास तो कम नहीं है उसका, सिर्फ उसका फील्ड अलग है। तो संज्ञानात्मक विकास का नंबरों से, आपके प्रमाण पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये ना करें आप। प्रत्येक बच्चे के सीखने और मूल्यांकन के लिए समान मानदंड समान नहीं हो सकते। ये मानकीकृत वाली बात आ गई। क्योंकि समान मानदंड का मतलब ये है कि आप ऑटिज्म बच्चे से भी चाह रहे हो कि 100 में से 80 नंबर लाए, और प्रतिभाशाली से भी यही चाह रहे हो कि 100 में से 80 लाए, और एक दृष्टिबाधित से भी यही चाह रहे हो, तो सबसे एक जैसे नहीं चाह सकते ना आप। सबका मानदंड अलग अलग होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ठीक है? समझ गए? समता क्या है? अरे समता ही तो बताया है। अच्छा, समता। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो प्रश्न है कथन ए, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उनका प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। तर्क है आपका कि बच्चों और उनके क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो बताइए आप, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको? जी। सर मैंने किसी से पेमेंट करवाई थी, अनदर पर्सन से। गलती से उसने साइंस एंड मैथ का पेमेंट कर दिया है, जबकि मुझे एसएसटी का लेना था। अच्छा, ठीक है। जो नंबर मैंने बताया है उस पर कॉल कर देना, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और उस पर बता देना अपने दोनों नंबर। मतलब नंबर तो एक ही है, कौन सा चेंज करना है वहाँ बता देना, करवा देंगे आपका, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? आपकी हर एक क्लास अच्छी होती है, जिसकी वजह से मेरा सीटेट 2024 में निकल गया है। सदरुद्दीन अंसारी, अच्छा निकल गया आपका 2024 वाला? वाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। देखिए, इसने बोला है आपसे कि जब शिक्षक ये मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आ रहे हैं वो भी सीख सकते हैं। मतलब एक टीचर अगर ये माने कि जो निम्न जगह से, यानी गरीब बच्चे जो आ रहे हैं, या जो शहर के बाहरी इलाकों से आ रहे हैं जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, वो भी सीख सकते हैं, और उनमें भी एक टीचर अपनेपन की भावना पैदा कर दे, तो उनके लर्निंग में जल्दी सुधार आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि टीचर की उम्मीदों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर टीचर चाहता है कि बच्चा सीख जाएगा तो वो सच में सीख जाएगा। और टीचर ने इग्नोर मार दिया कि इससे तेरे बस की बात नहीं है, तुम चार लोग तुम पीछे जाके बैठो, तुम बकवास हो, तो वो फिर कभी भी नहीं सीखेंगे। तो टीचर की जो उम्मीदें होती हैं, शिक्षक का जो विश्वास होता है, वो बहुत प्रभावित करता है। ये बात आपकी सत्य है। बच्चों की क्षमताओं के बारे में जो टीचर का विश्वास होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो दोनों बातें सही हैं, और व्याख्या भी आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि दोनों में सेम बातें हैं। दोनों में ही टीचर की
विश्वास की बात हो रही है दोनों ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, खालिस्तान दिया है, से सामग्री की प्रस्तुति खालिस्तान को सुगम बनाती है। तो बताएंगे आप खालिस्तान में क्या आएगा। यहाँ से दो भागों में डिवाइड है ये सारे के सारे, तो आपको बताना है खालिस्तान में कौन से शब्द आएंगे। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए इसने बोला है आपसे खालिस्तान में क्या आएगा। सामग्री की प्रस्तुति कैसे करनी चाहिए, एक समान तरीके से नहीं, कई तरीके से। जो आपकी सामग्री का मतलब हो गया कंटेंट, यानी जो पाठ है जो पढ़ाना है बच्चे को। तो जो आपको कंटेंट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कई तरीके से पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में बच्चे भी कई तरीके के ही हैं। दूसरी बात, अगर आप कई तरीके से सामग्री प्रस्तुत करेंगे तो सभी बच्चों का अधिगम अच्छा होगा या केवल विशेष बच्चों का अधिगम अच्छा होगा? सभी का अच्छा होगा, है ना। सभी का अधिगम अच्छा होगा, ना कि केवल विशेष बच्चों का। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय। दूसरा है परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार। तीसरा है न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना। और डी है आपका मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखेंगे अपना आंसर। हार्ड क्वेश्चन कराइए यार, ये जो हार्ड क्वेश्चंस वाले बोल रहे हैं, तो भाई मुझे, या तो आप लोगों की भाई इंटेलिजेंस ज़्यादा हो गए हैं, आपने ज़्यादा पढ़ लिया है। क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस पेपर हैं, यानी कि ये एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले प्रश्न हैं। तो अगर इनसे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है तो वो एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं आपके, क्योंकि एग्जाम में आया वही प्रश्न है ये। तो अगर आपको ये इजी लग रहे हैं तो मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो बाकी बच्चों को पढ़ने दो, बस मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, और क्या करूँ। क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा कठिन लेके आ जाऊंगा तो फिर जो हमारे नए स्टूडेंट है जो अभी बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, तो उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर तो फ़ायदा कुछ है नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यही प्रश्न आने हैं तो यही पढ़ाऊंगा मैं, तो समझा करो बात को, है ना। हम्म। देखिए इसने बोला है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है आपका। तो कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, अक्षमता मतलब लर्निंग लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया कैलकुलिया वाले बच्चे हैं, तो बार बार विराम की जरूरत तो नहीं है। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार दे सकते हो आप। एक मिनट रुको, इसने निगेटिव वाला पूछा है, कौन सा नहीं होगा, यानी निगेटिव वाला बताना है। तो विराम आप दे सकते हो, मतलब जब कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपका निगेटिव भी नहीं है, गलत भी नहीं है। परीक्षण के लिए आवंटित समय, ये तो होता ही है, तो आपका जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं उसमें भी ज़्यादा समय लगता है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। न्यूनतम विकर्षण, विकर्षण होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ऐसा स्थान हो जहां पर डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो बिल्कुल इनको कम डिस्ट्रैक्शन में ही काम देना चाहिए, क्योंकि ये, इनको पहले से ही लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसलिए ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाली जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षा गलत होगी आपकी, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण तो सामान्य बच्चे के लिए भी गलत है, तो फिर भी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं। तो निगेटिव ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है आपका, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आते हैं। धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधिक अभि अभिज्ञ विशेषताएं हैं। पहला है रचनात्मक शिक्षार्थी, दूसरा है अभिसारी विचारक, तीसरा है विचारण विवेचन में अनम्यता, और डी है आपका स्वलीनता। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। लिखिए अपना आंसर। जी।
देखिए, इसने बोला है आपसे कि धारणाओं में लचीलापन और धारा प्रवाहिता और मौलिकता यानी नई चीजें हैं। लचीलापन मतलब जहां जरूरत पड़ती है आप अपने तरीके में बदलाव कर पाते हैं। तो ये किसके गुण हैं? ये हैं रचनात्मक विद्यार्थी के गुण। क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव बच्चा है तभी वो नए विचार ला पा रहा है, नए आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं। अभिसारी वाला तो केवल एक ही तरीके पर अटक जाता है, केवल एक तरीके पर अटक जाता है, उस वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। और अनम्यता का मतलब भी अलचीला है। अनम्यता जो होती है ना, नम्यता को हम कहते हैं लचीला, और अनम्यता हो गई अलचीला, यानी जिसमें लचीलापन ना हो, तो ये तो गलत हो गया उल्टा। स्वलीनता ऑटिज्म को कहते हैं, ऑटिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, यहीं पे होती है आपकी क्लास फिनिश। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अभी मैं यहीं पर हूँ 5 मिनट के लिए। तो जल्दी से अपने डाउट्स या जो भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको याद दिला दूं कि गारंटी बैच का आज लास्ट ऑफर है, लास्ट डे है ऑफर का। रात के 12 बजे तक ऑफर रहेगा। 3500 रुपये अभी चल रहा है, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे। वैसे 4500 ही था ऑफर, आज के लिए सिर्फ 3500 किया गया है आप लोगों के लिए। तो कुछ ही सीटें बची होंगी उसमें, मैंने जैसा आपको बताया था। तो 12 बजे से पहले अगर आप ले लेंगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा, वरना 12 बजे के बाद आपका प्राइस बढ़ जाएगा और कल से आपका ऑफर बंद हो जाएगा, ठीक।